नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान श्रीलाल शुक्ल और राग दरबारी भाग 1 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस व्याख्यान में हम सबसे पहले व्यंग्य क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं उसे व्यंग, उसकी अवधारणा क्या है, इसके साथ ही व्यंग की परिभाषाएं जो आलोचकों द्वारा दी गई हैं उन्हें देखेंगे और फिर हास्य, व्यंग्य, परिहास, विहास, वाग वैदग्ध्य इत्यादि में क्या अंतर है, क्या विभेद है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत हम श्रीलाल शुक्ल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वि उपसर्ग, अधातु तथा व्यक्त प्रत्यय से निष्पन्न व्यंग शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोशों में बिखरे पड़े हैं, जैसे विवक्षा के द्वारा निर्देश, गूढ़ और अप्रत्यक्ष इंगित के द्वारा निर्देश, सांकेतिक अर्थ और शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना द्वारा निर्दिष्ट अर्थ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यंग्य अर्थ में अपने आप एक विशिष्ट अर्थ को लेकर पाठकों के सामने उपस्थित होता है। भारतीय संदर्भों में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग खिल्ली उड़ाना, चुगलबाजी करना के रूप में होता था। अंग्रेजी साहित्य में व्यंग्य शब्द के लिए सटायर शब्द प्रयुक्त होता है। रोमन रंगमंच पर इस शब्द का प्रयोग विविधता युक्त प्रदर्शन के लिए किया जाता था। हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं के साथ साथ व्यंग का प्रारंभ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से माना गया है। बाल स्वरूप राही ने व्यंग के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर अपनी कविता के माध्यम से रेखांकित किया है, शब्द कभी होता था भ्रम, शब्द कभी होता था भ्रम, आज माया है। अभिधा या लक्षणा नहीं उसमें व्यंग समाया है। इस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य किसे कहते हैं इसे समझाने का प्रयास किया है। व्यंग्य की अगर हम परिभाषा देखें तो व्यंग्यकार अपने व्यंग के माध्यम से मानव जीवन के यथार्थ को, उसकी आलोचना को समाज के समक्ष यथार्थ ईमानदारी से अंकित या प्रस्तुत करता है। सामाजिक विकृतियों को उभार कर साहित्यकार व्यक्ति को सचेत करने का दायित्व वहन करता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस संदर्भ में लिखा है, अकर्मण्यता, आलस्य, आत्मसंतोष के फैले जाल को छिन्न भिन्न करने के लिए लेखक के हाथ में व्यंग से अधिक सुंदर शस्त्र कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो समाज की विकृतियों को, असंतोष को, समाज में फैले आलस्य को, किंग कर्तव्य विमूढ़ता को समाज के समक्ष उद्घाटित करना चाहता है तो व्यंग्य उसके लिए एक साधन बन जाता है। श्रीलाल शुक्ल व्यंग को विधा न मानकर अभिव्यक्ति की एक शैली स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक स्थान पर इस विषय में अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए लिखा है, व्यंग की परिभाषागत अलग पहचान करना कठिन है। व्यंग्य करुणा कथा के मूल स्वर में बदल गया है। फैंटेसी पहले व्यंग का हथियार था, अब कथा लेखन के शिल्प में फैंटेसी स्वीकार्य है। व्यंग का अधिकांश कार्य यथार्थवाद की प्रतिष्ठा के बाद कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक द्वारा पूरा हो रहा है।
नित्यानंद तिवारी व्यंग को वास्तविकता के विद्रूप को उभारने वाली एक शैलीगत विशेषता मानते हैं। ये वे शैली है जो विद्रूप से अधिक रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंतर को पाठकों के समक्ष लेकर आती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे जीवन का रचनात्मक दृष्टिकोण मानते हैं। इसके विपरीत लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसका वास्तविक रूप गहरी चोट पर आधारित माना है। जब तक पाठक के मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव अंकित ना हो, तब तक व्यंग्य पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पाता। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में व्यंग्य किस प्रकार से परिभाषित हुआ है, इसे देखते हुए हम ए निकाल के परिभाषा को देख सकते हैं, जहां उन्होंने लिखा है कि व्यंग्य का प्रहार अत्यंत तीखा होता है। इस प्रहार में नैतिकता नहीं होती, इसमें करुणा, विनम्रता, मानवीय उदारता का अस्तित्व भी नहीं होता। यह व्यक्तियों के शारीरिक गठन एवं चरित्र पर पूर्ण क्षमता के साथ आक्रमण करता है। यह समस्त युगीन परिस्थितियों पर पूर्ण क्षमता के साथ धज्जियां बिखेरते हुए आक्रमण करता है। अर्थात व्यंग्य कभी भी हल्के से नहीं किया जाता। उसकी विशेषता ही उसके तीव्र आक्रमणकारी रूप में है। युगीन परिस्थितियों को, अंधविश्वासों को, सामाजिक विद्रूपताओं को व्यंग्यकार अपने व्यंग की तीखी धार से पैना करता है। जोनाथन स्टीव्स के अनुसार व्यंग एक प्रकार का दर्पण है, जिसमें देखने वाला स्वयं सहित सबके चेहरों का दर्शन कर सकता है। यही व्यंग की विश्व प्रियता और उसके स्वागत का कारण है। इसी के साथ ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भी व्यंग को परिभाषित करते हुए लिखा है, साहित्यिक विधा के रूप में व्यंग्य वह गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक रचना है जिसमें प्रचलित त्रुटियों, विद्रूपताओं का यदा कदा अतिरंजना के साथ उपहास उड़ाया जाता है। इसका लक्ष्य व अभीष्ट कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष अथवा विशिष्ट वर्ग होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यंग्यकार गद्य के माध्यम से अथवा पद्य के माध्यम से, ये उसकी रुचि के अनुसार निर्भर करता है कि वो अपनी बात कविता के माध्यम से करता है या गद्य की किसी विधा के रूप में करता है। वो सामाजिक कुरीतियों को, विद्रूपताओं को, अतिरंजनापूर्ण दृष्टियों को, इन सब को उद्घाटित करने का प्रयास करता है और उसका लक्ष्य होता है अपने पाठकों को इस ओर सचेत करके एक सफल, विकसित समाज का निर्माण करना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने व्यंग को परिभाषित करते हुए बताया कि उपहासात्मक या अनुचित वस्तुओं से उत्पन्न विनोद या घृणा के भाव को समुचित रूप से अभिव्यक्त करने वाली रचना ये व्यंग ही है। व्यंग्य एक विनोद के कारण उत्पन्न हो सकता है, किंतु उसके अंदर निहित जो विशेषता है वो प्रहार करने की है, तो अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट गुण है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका के अनुसार ये हास्य से पूर्ण होता है, जिसका लक्ष्य दुष्टता और मूर्खता को अभिव्यक्त करना है। कोई व्यक्ति किसी गंभीर अवस्था में, किसी गंभीर स्थिति में अगर विनोद का सहारा ले रहा है, मूर्खता का सहारा ले रहा है, तो वहाँ पर व्यंग अपना काम करता है। व्यंग के माध्यम से हम उस स्थिति पर करारा चोट करते हैं।
हास्य और व्यंग्य यद्यपि समानार्थी शब्द हैं, इसके साथ ही हास्य के साथ ही परिहास, उपहास, वाग्वैदग्ध आदि शब्दों को भी लिया जा सकता है, जो समानार्थी प्रतीत होते हुए भी व्यंग से कुछ एक तत्वों के माध्यम से भिन्नता या विभेद उत्पन्न करते हैं। व्यंग्य में उपहास होता है, वक्रोक्ति होती है, वचन वक्रता दिखाई देती है, अनुकृति होती है और इन सब का पर्याप्त सहयोग या मिलन हमें व्यंग्य में दिखाई देता है। व्यंग्य प्रहसन, पैरोडी, परिहास, उपालंब इत्यादि सबसे युक्त होने पर भी इन सब से भिन्न है। हास्य वस्तुतः अंग्रेजी के ह्यूमर शब्द से के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उद्देश्य आनंद और मनोरंजन है। इसके विपरीत व्यंग को अगर हम देखें तो व्यंग्य जीवनगत विसंगतियों, छल इत्यादि को अभिव्यक्त करने का एक सार्थक साधन है। हास्य की तुलना में यह व्यक्ति के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव अंकित करता है, एक चोट उत्पन्न करता है। व्यंग से व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती, अपितु वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक आक्रोश, एक तीक्ष्ण छटपटाहट से युक्त हो जाता है, कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। व्यंग्य प्रयोगधर्मी है, इसका विस्तार बहुत अधिक नहीं है, प्रखर है, सूक्ष्म होता है, तीखा होता है और कहीं कहीं व्यंग्य कटु और दुर्बोध भी हो जाता है। व्यंग्य अपने पीछे एक गहरी विचारधारा को लेकर चलता है। इससे उत्पन्न कचोट तिल मिलाकर व्यक्ति को कुछ देर के लिए रुककर, ठहरकर सोचने के लिए विवश कर देती है कि ऐसा क्यों है कि स्थितियों में इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्या उस पर कुछ किया जा सकता है? क्या समाज को सुधारा जा सकता है? क्या पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, अंधविश्वास आज भी उतने ही सार्थक हैं जो उस समय थे? इन सब पर व्यंग के माध्यम से रचनाकार अपने पाठकों को सोचने के लिए विवश करता है। हास्य में सहानुभूति का अंश होता है, जबकि व्यंग विरोध प्रदर्शन करता है। हास्य निष्प्रयोजन हो सकता है, किंतु व्यंग्य में प्रयोजन निहित होता है। इसका प्रयोजन गूढ़ होता है, सार्थक होता है। यह भी सत्य है कि केवल हास्य भौंडा बन जाएगा और व्यंग्य तीखा। अतः हास्य और व्यंग्य दोनों का समुचित प्रयोग ही किसी भी रचना के लिए श्रेयस्कर साबित होता है। अमृत राय के अनुसार हास्य और व्यंग्य के रेशे रेशे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें आपस में एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन होता है, क्योंकि ऐसा व्यंग्य मुश्किल से मिलेगा जिसमें कहीं पर भी हास्य का पुट ना हो, उसके छींटे ना दिखाई दे रहे हों। दूसरी ओर ऐसा हास्य भी कम दिखाई देता है जिसमें कितना ही बारीक क्यों ना हो, परोक्ष क्यों ना हो, व्यंग्य का कुछ ना कुछ अंश हमें ज़रूर दिखाई देता है। हास्य का लक्ष्य मनोरंजन है, व्यंग्य में वैचारिकता है। वह विसंगतियों को उद्घाटित करता है और विसंगतियों को उद्घाटित करना ही केवल उसका लक्ष्य नहीं है, एक उसका सार्थक समाधान देना भी उसका कार्य बन जाता है। उपहास, सरकास्म शब्द का हिंदी पर्याय उपहास है। जहाँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए किसी की आलोचना या निंदा की जाती है, वहाँ उपहास आता है। एक और शब्द है पैरोडी।
पैरोडी व्यक्ति को किसी विकृति पर हंसा सकती है, किंतु उसे समूल नष्ट नहीं कर पाती। हिंदी में इसके लिए हास्यानुकृति, विडंबन, कविता इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पैरोडी का मुख्य लक्ष्य हास्य का सृजन करके विसंगतियों को उद्घाटित करना है, उन पर प्रहार करना है। एक और शब्द सामने आता है जिसे कहते हैं वाग वैदग्ध्य। विट शब्द का हिंदी में पर्याय वाग वैदग्ध्य, वचन वैदग्ध्य, हाजिर जवाबी, बुद्धि विलास इत्यादि को अपने अंदर समाहित करता है। वेस्टर्सन अंग्रेजी डिक्शनरी के मतानुसार भाषण या लेख का वह गुण या तत्व है जो किसी विचार और उसकी अभिव्यक्ति के ऐसे सुघड़ और सुंदर संबंध से उत्पन्न होता है जो अपने अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा लोगों के मन में आश्चर्य और आनंद उत्पन्न कर देते हैं। शेषजंग गर्ग ने भी अपने अनुसार वाग्वैदग्ध्य और व्यंग को परिभाषा में ढालने का प्रयास किया। उनका ये मानना है कि इन दोनों शब्दों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वाग्वैदग्ध्य स्वयं नहीं होता, उसमें व्यंग की संवेदना, करुणा, प्रहार, क्षमता और गंभीरता, मार्मिकता सब समाहित होती हैं और इन सब के द्वारा ही व्यंग की गरिमा उत्पन्न होती है। अतः इन सब को अलग करके हम व्यंग की परिपुष्टि नहीं कर सकते। इस व्याख्यान से हमने ये समझा कि व्यंग अपने आप में तीखा, संवेदना से युक्त, करुण, एक प्रहार से पाठकों के मन मस्तिष्क को झंझोड़ने वाला, गंभीर और मार्मिक होता है। इसके माध्यम से साहित्यकार अपने समाज में उत्पन्न समस्याओं, विसंगतियों, पारंपरिक मान्यताओं, मूल्यों, रूढ़िगत जड़ताओं इत्यादि पर तीक्ष्ण प्रहार करता है। जब उसे ये लगता है कि समाज को विकसित करने में इन कुरीतियों का, इन परंपराओं का, इन अंधविश्वासों का कहीं ना कहीं जकड़न सामने आ रही है, इनके द्वारा समाज विकसित नहीं हो रहा है, तब व्यंगकार का काम सामने आता है और वो व्यंग के माध्यम से इतना तीखे रूप में यथार्थ और ईमानदारी के साथ, पूरी मार्मिकता के साथ अपनी बात को कहता है कि पाठक कुछ देर के लिए ठहर कर सोचने के लिए विवश हो जाता है। व्यंग्य और अन्य समान अर्थ देने वाले शब्दों के बीच में तुलना करते हुए हमने ये भी जाना कि यद्यपि पैरोडी, उपहास, परिहास, हास्य इन सब का कुछ ना कुछ अंश व्यंग्य में हमें दिखाई देता है, व्यंग्य अपने आप को परिपुष्ट करता है इनके माध्यम से, किंतु फिर भी एक चाहे छोटी सी बारीक सी रेखा ही क्यों ना हो, इन शब्दों और व्यंग्य में एक विभेद हमें दिखाई देता है। अपने अगले वक्तव्य में हम श्रीलाल शुक्ल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंग को लेकर उनकी क्या धारणा रही है, राग दरबारी के विषय में उन्होंने किस प्रकार की बात की है, राग दरबारी के पीछे का परिदृश्य क्या था और श्रीलाल शुक्ल का अपना व्यक्तित्व किस प्रकार से उनके साहित्य पर हमें दिखाई देता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।